ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने लास्ट क्लास में जिस आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था वो था मेटामेरिज्म। तो आपने सिंपल जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती हैं उनके अंदर आपने जो डिस्कस किया वो था चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। अब इसी के अंदर एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो था वो कहलाती है, जिसके अंदर मेनली आपको दो आइसोमेरिज्म जो था वो डिस्कस करना है। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और करके लिखें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हिंदी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को लिखिएगा ज्यामिति समाव्यवस्था, ज्यामिति समाव्यवस्था, ज्यामिति समाव्यवस्था, ज्यामिति समाव्यवस्था, ज्यामिति समाव्यवस्था और करके लिखें सिस ट्रांस, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हिंदी में भी सिस ट्रांस समाव्यवस्था या करके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस समाव्यवस्था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं, आपको पहले दिन से जब आइसोमेरिज्म पर हम बात कर रहे हैं तब से कह रहा हूं कि हमेशा आइसोमेरिज्म के अंदर फर्स्ट वर्ड आपको इंडिकेट करता है, पहला शब्द आपको बताता है कि आपको कहां पर क्या चेंजेस करना है। चेन आइसोमेरिज्म में स्केलेटन ऑफ कार्बन चेंज किया आपने, कार्बन की श्रृंखला परिवर्तित करी। पोजीशन में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की स्थिति जो था वो बदली। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जो था वो बदला। मेटामेरिज्म में क्या चेंज किया था, एल्काइल ग्रुप जो था वो चेंज किया था। तो हमेशा पहला वर्ड उस बात को इंडिकेट करता है कि स्ट्रक्चर बदलने के लिए क्या चेंज किया जाए, यही था। यहाँ पर है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, अणु सूत्र जो था वो समान रहेगा। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा वो पहला वर्ड बता रहा है। पहला वर्ड क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री समा ज्यामिति, और ज्योमेट्री को आपको पहले याद हो जब स्ट्रक्चर बता रहा था पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया कि साइंस में ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ज्यामिति का मतलब क्या है। एक होता है सिंपल स्ट्रक्चर, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है और एक होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जहां पर आप एंगल के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल वो ज्योमेट्री होती है। ज्यामिति जो था वो होती है जहां पर आप एंगल के बेसिस पर, जहां पर आप कोण के माध्यम से जो था वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ज्योमेट्री का मतलब है एक तरह का क्या, बॉन्ड के बेसिस पर जिस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है, बॉन्ड के एंगल के बेसिस पर जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, कोण के आधार पर जिसको व्यक्त जो था वो किया जाता है। और हम जानते हैं कि जब एक स्टेप आगे बढ़े तो यहाँ पर ये एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल का मतलब, कोण का मतलब होता है एक्सेस से। एक्सेस मतलब अक्षों से, यही था। इसका मतलब यहाँ पर क्या बदलेगी, ज्योमेट्री बदलेगी, ज्योमेट्री बदलेगी, ज्यामिति बदलेगी, ज्यामिति बदलेगी। इनडायरेक्टली उसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि एंगल जो था वो क्या होंगे, बॉन्ड एंगल जो था वो चेंज होंगे, बंद कोण जो था वो परिवर्तित होंगे। हम और आगे आए कि इसमें और क्या समझने की कोशिश करें कि जब आपसे कोई कहता है कि बॉन्ड एंगल चेंज होंगे, बंद कोण चेंज होंगे, तो उसका एक मतलब आप और क्या निकालते, इसका मतलब होता कि क्या निकलेगा, एक्सेस में जो था वो चेंज आएगा, अक्षों के अंदर जो था परिवर्तन आएगा। हमने कहा एक स्टेप और आगे जाओ उससे कि और बेहतर समझने की कोशिश करें, और डीप में जाने की कोशिश करें। तो इस एक्सेस का मतलब जो था वो क्या होता है, इस एक्सेस का मतलब होता है फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस। एक्चुअल में साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर है ना, क्या कहा गया है, एक्सेस का मतलब क्या है कि एक हमने ओरिजिनल पॉइंट माना, एक हमने मूल बिंदु माना, और इस स्पेस के अंदर, स्पेस समझ गया ना, ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कुछ इमेजिनरी पॉइंट माने, कुछ काल्पनिक बिंदु माने, और उस ओरिजिन पॉइंट से उस इमेजिनरी पॉइंट को जब मिला दिया तो वो क्या कहलाए, एक्सेस जो था वो, अक्ष जो था वो कहलाए। इसका मतलब अब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं जब साइंस में, जब ये जो बोलते हैं कि ज्योमेट्री चेंज होगी, है ना, तो इसके क्या क्या मतलब, जहां जिसको जो जरूरत होती है उसका वो मतलब निकाल लेता है। तो मैं कहता हूं चेंज इन ज्योमेट्री, है ना, ज्यामिति में परिवर्तन होता है, इसका एक मतलब होता है कि बॉन्ड एंगल, बंद कोण जो था वो बदलता है।
जब जिसको जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से वो चेंज कर लेता है। इसका दूसरा मतलब होता है चेंज इन एक्सेस, अक्षों में परिवर्तन। इसका एक मतलब होता है डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस। इसका एक मतलब होता है अंतरिक्षीय विन्यास भिन्न भिन्न होना, स्पेस में उसकी अलग अलग पोजीशन होना। स्पेस में पोजीशन बदल जाएगी, किसी की भी पोजीशन बदली। एक पॉइंट ये था, इस जगह पॉइंट था, एक पॉइंट ये था, अब ये पॉइंट यहाँ पर बदल गया। इस पॉइंट, ये जो यहाँ पॉइंट था, अब ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब लाइन ये चेंज होगी, लाइन चेंज होगी तो 100% कोण जो था वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वही कह रहा हूं कि डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस, अक्षों में अलग अलग स्थिति। और आगे जाए तो और मतलब होते हैं इसका, डायमेंशन भी कहते हैं, विमाएं भी बोलते हैं इसको, ये भी बताया था, डिफरेंट डायमेंशन होना। तो ये सब एक ही मतलब है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चेंज होगा, ज्योमेट्री चेंज होगी। ज्योमेट्री चेंज होने का मतलब, इतनी सारी बातें तो बोल नहीं पाऊंगा, ये तो आपको समझाने के लिए कह रहा था। इसका मतलब यहाँ पर मतलब होगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्पेस में पोजीशन जो था, अंतरिक्षीय विन्यास जो था, वो सबका क्या होगा, अलग अलग जो था वो होगा। अब अंतरिक्षीय विन्यास अलग अलग होगा तो होता क्या है कि इस आइसोमेरिज्म के अंदर उस मॉलिक्यूल जो आपको दिया गया, उस मॉलिक्यूल में जो सेम ग्रुप होते हैं, समान समूह रहते हैं, वो सेम मॉलिक्यूल जब एक जैसे होते हैं, सेम साइड पर होते हैं। यहाँ सेम साइड का मतलब होता है 90 डिग्री पर होना। सेम साइड पर होते हैं तो 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पर होंगे तो उसको कहा जाएगा सिस आइसोमर। सिस का मतलब होता है समपक्ष हिंदी में। हिंदी में चाहो तो समाक्ष या समपक्ष भी जो था वो बोल सकते हैं। मतलब दोनों का क्या होना, एक ही तौर होना, एक तरफ जो था होना। और दूसरा होते हैं जब दो सिमिलर ग्रुप जो था, सेम ग्रुप जो था, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने, और जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, उसको कहा जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो उसको क्या कहेंगे, तो दो तरह के आइसोमेरिज्म है, आइसोमर बनते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर जो था वो कहा जाता है। कैसे, वो एक आध बनाकर बताऊंगा आपको, तो वो चीजें जो था वो समझ में आएंगी। एक काम करता हूं, बनाकर ही दिखाता हूं पहले, तो लिखने में थोड़ा सा आसान होगा। तो क्या, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दिया 2 ब्यूटीन, क्या दिया, 2 ब्यूटीन। हमें इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म बताना है, हमें इसके अंदर बताना है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं तो क्या बोले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब ज्योमेट्रिकल, अब इसमें क्या है, 2 ब्यूटेन। पहले एक सिंपल फार्मूला बना लो, जो कुछ दिया उसका एक सिंपल फार्मूला, कोई आइसोमर मत बनाओ। अगर उसने नाम या तो मॉलिक्यूलर आसान देगा तो वो खुद ही दे देगा फार्मूला आपको, नहीं देगा अरे तो वो नाम दे देगा, नाम दे तो पहले फार्मूला बना लो बिना किसी एफर्ट के। क्या कहा, 2 ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, और डबल बॉन्ड इन मतलब डबल बॉन्ड, इसके बाद है सेकंड के बाद 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां बोले क्या आएगा, CH3, यही आएगा ना, CH3, फिर CH, फिर CH, फिर CH3, ये था। फिर जिसमें यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड। ज्यादातर ये इन में मिलता है, आपको एल्केन में नहीं मिलेगा, है ना। तो वहां पर जिनके बीच में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उन डबल बॉन्ड को दोनों कार्बन के बीच में जो था वो लिख दें। ये डबल कार्बन, ये था इस तरह, ये था। अब इसकी वैलेंसीज, डबल बॉन्ड तो आ चुके इसमें, डबल बॉन्ड आ चुके। जब डबल बॉन्ड आ चुके तो आप क्या करें, कार्बन की वैलेंसी 2 4 होती है वैलेंसी। अब 2 बॉन्ड ओपन है, ये 2 बॉन्ड ओपन कर दें, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड ओपन कर दें, फिर 2 बॉन्ड जो था वो ओपन कर दिया। अब इसके अंदर आप ग्रुप ढूंढो, सिमिलर सिमिलर ग्रुप ढूंढो, समान ग्रुप, क्या क्या समान समान है, CH3 CH3, और ये C तो लिख दिया हमने, फिर कार्बन तो लिख दिए 2, फिर क्या बचा, H, हाइड्रोजन बचा। तो जो सेम है अगर उनको एक बार एक तरफ कर दो मतलब सेम साइड कर दो, और एक बार अपोजिट साइड, जैसे मान लो H यहाँ, अब यहाँ CH3 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। H यहाँ पर भी क्या लिखूं, H यहाँ पर भी क्या लिखूं, CH3 यहाँ पर भी लिखूं CH3। यहाँ पर दो सेम ग्रुप एक ही साइड है, मतलब कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। कैसे, जैसे यहाँ पर बनाऊं 90 डिग्री बनेगा, ऐसे ऊपर यहां से करेंगे तो ये भी कितने पे, 90 डिग्री। तो सेम साइड होना मतलब दोनों का कितने एंगल पर होना, वो 90 डिग्री पर है, तो सिस साइड यहां पर भी वही होगा, ये 90 डिग्री। तो ये कौन, जब 90 डिग्री पर हो या सेम साइड हो तो उसको क्या कहा जाएगा, सिस आइसोमर।
हिंदी के अंदर भी यही सिस आइसोमर, सिस समावयवी, सिस समावयवी। अब ट्रांस करना है तो सेम जो ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप है, उनको अपोजिट कर दो, आमने सामने। अब आमने सामने या आमने सामने, तो यहां पर क्या करूं, CH3, तो यहां पर भी, यहां पर H, तो ये H, ये आमने सामने अपोजिट हो तो कितने डिग्री पर है, कि इन दोनों के बीच में एक लाइन सी खींचूंगा तो स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन मतलब 180, यहाँ पर भी 180, इसको कहा जाएगा ट्रांस आइसोमर, ट्रांस समावयवी। समझ में आया? ये था। अब एक आध पे प्रैक्टिस आप करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लें, लिखिएगा। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds which have same molecular formula, 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 compounds which have same molecular formula but have different position, but have different position in space, but have different position in space, but have different position in space, but have different position in space are called, आगे ये स्पेस का मतलब क्यों लिखा, but have different position in space are called geometrical isomer, are called geometrical isomer, are called geometrical isomer, are called geometrical isomer, and this phenomena known as geometrical isomerism, 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 and this phenomena known as geometrical isomerism। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, when two same group, when two similar group या same group, when two same group are situated, when two same group are situated at 90 degree, when two same group are situated at 90 degree are called cis isomer, are called cis isomer, are called cis isomer, while two same group are situated at 180 degree, are situated at 180 degree, is situated at 180 degree are called trans isomer, are called trans isomer, are called trans isomer, are called trans isomer। एग्जाम्पल लिखना हिंदी में, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक सम, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, जिनके अणुसूत्र एक समान, लेकिन अंतरिक्षीय विन्यास, लेकिन अंतरिक्षीय विन्यास, लेकिन अंतरिक्षीय विन्यास भिन्न भिन्न हो, लेकिन अंतरिक्षीय विन्यास भिन्न भिन्न हो, लेकिन अंतरिक्षीय विन्यास, लेकिन अंतरिक्षीय विन्यास भिन्न भिन्न हो, 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 भिन्न भिन्न हो, उन्हें ज्यामितीय समावयवी, उन्हें ज्यामितीय समावयवी, उन्हें ज्यामितीय समावयवी तथा इस गुण को ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है, उन्हें ज्यामितीय समावयवी तथा इस गुण को ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है, उन्हें ज्यामितीय
उन्हें ज्यामितीय समावयवी तथा इस गुण को ज्यामितीय समावयव कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, जब दो एक समान समूह एक दूसरे के निकटवर्ती जब दो एक समान समूह एक दूसरे के निकटवर्ती जब दो एक समान समूह एक दूसरे के निकटवर्ती जब दो एक समान समूह एक दूसरे के निकटवर्ती जब दो एक समान समूह एक अर्थात 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री अर्थात 90 दूसरे के विपरीत अर्थात 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री, जबकि एक दूसरे के विपरीत अर्थात 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री पर हो तो उसे ट्रांस समावयवी कहा जाता है। तो उसे ट्रांस समावयवी कहा जाता है। तो उसे ट्रांस समावयवी कहा जाता है। देखा, जो लोग ये बना चुके ये बनाना। कैसा होना ये 1,2 डाइफ्लोरो 2 एथीन फार्मूला बन गया। पहले कितने की चेन बनाई? और 1 पर ये 1 ये 2 किसी को भी कहते हैं, क्या जुड़ा हुआ है 1,2 डाई फ्लोरो। 1 पर भी फ्लोरीन है और 2 पर भी, अब ऊपर नीचे कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। और क्या था? बस यही 1,2 डाई फ्लोरो 2 एथीन, मतलब डबल बॉन्ड भी है किसके बाद? सेकंड के बाद। तो कहाँ आएगा? यहां से एक ही जगह हाइड्रोजन मैनेज कर लें। हाइड्रोजन मैनेज करा 1 2 3 कितना? यहां पर भी बनाओ, बन गए। क्या करा था इसमें? क्या चेंज आया? CH3 की जगह क्या आ गया? F फ्लोरीन। यहां पर भी F, हाइड्रोजन वही था, यहां पर F, यहां पर भी F। आया समझे? बना सकते हैं। एक आध और देखें, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन हो 1,4 डाइओइक
1,4 डायोइक, 1,4 डायोइक, 1,4 डायोइक 2 ब्यूटीन, 1,4 डायोइक 2 ब्यूटीन, 1,4 डायोइक 2 ब्यूटीन, हाइड्रोजन मैनेज करो। आइसोमर बन गया। पहले फार्मूला बनाया, कितने की चेन, 4 की, वो एक है, मतलब कार्बन को किसमें बदले, COH के अंदर OH, OH ये था, और ये 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन ये तो फंक्शनल ग्रुप है, कुछ नहीं जोड़ता, ये था H, ये H, तो H यहां पर क्या आया, COOH, COOH, COH ये था। तो ये थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हिंदी में प्रकाशिक समाव्यवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समाव्यवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समाव्यवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समाव्यवता। अब फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, प्रकाशिक, हिंदी में, इंग्लिश में ऑप्टिकल। इसका मतलब यहाँ पर भी ज्योमेट्री चेंज करी थी। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में उसके स्ट्रक्चर में जो कुछ भी चेंजेस आएंगे, उसकी संरचना में जो कुछ भी परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन किसकी वजह से, ऑप्टिकल मतलब लाइट्स की वजह से, प्रकाशिक मतलब प्रकाश की वजह से। तो अब ये आइसोमेरिज्म तब प्रोड्यूस होगी जब स्ट्रक्चर तो हर एक में बदलना है आपको, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर तब बदलाएगा जब वो चेंजेस किसकी वजह से होंगे, लाइट की वजह से होंगे। एक्चुअल में हर मॉलिक्यूल, हर कंपाउंड जो था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। साइंस के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फोटो सेंसिटिव होते हैं। फोटो सेंसिटिव हिंदी में बोलते हैं प्रकाश के प्रति सुग्राही, है ना। तो उसके कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकल सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं, है ना। जब वो प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं, लाइट के लिए ऑप्टिकल सेंसिटिव होते हैं, तो वो जहां कहीं पर भी उनको लाइट मिलती है, सनलाइट मिलता है, सूर्य प्रकाश मिलता है, तो वो उसको अपने में क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब जो था वो कर लेते हैं, उसमें उस लाइट को जो था वो अपने में अवशोषित कर लेते हैं। और जैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को, प्रकाश को अपने में अवशोषित करते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस स्पेसिफिक हैं,
वो चेंजेस विशिष्ट हैं, एक खास तरह का चेंजेस आता है। तो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो फंक्शनल ग्रुप उस लाइट के इफेक्ट की वजह से, उस प्रकाश के प्रभाव की वजह से रोटेट हो जाता है। अब रोटेट दो ही तरह से होता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, है ना। दो तरह से जो था वो रोटेट होता है, या तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा पूरा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो था वो घूम जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन को इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो, इसलिए इन शॉर्ट उसको बोला गया डी आइसोमर, कि अगर क्लॉकवाइज अगर घूम जाए तो उसको कहा गया कि डेक्स्ट्रो रोटेशन है। डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का शॉर्ट फॉर्म डी लिया फर्स्ट लेटर, तो क्या बन गया, डी आइसोमर, तो वो बन गया डी आइसोमर। और एक बार क्या घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोलते हैं लीवर्ट्रो, लीवर्ट्रो, लीवर्ट्रो का फर्स्ट लेटर एल लिया गया तो कहलाए एल आइसोमर। तो दो तरह के आइसोमर होते हैं, डी आइसोमर मतलब रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एल आइसोमर इट मींस रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में जो सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा कहलाती है राइट हैंड साइड, दाईं ओर राइट हैंड साइड, इसी को कहते हैं दक्षिण दिशा। तीनों का एक ही मतलब है, राइट हैंड साइड, हिंदी में दाईं ओर या दक्षिण दिशा, इसलिए इनको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, मतलब दक्षिण दिशा में घूर्णन करने वाले, है ना। या फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड साइड को वाम दिशा भी बोलते हैं, या फिर बाईं ओर भी बोलते हैं, तो उसको हिंदी में बोला जाता है वाम ध्रुवण घूर्णक, मतलब बाईं ओर घूमने वाले। तो दो तरह के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक। अब क्या ये हर कंपाउंड दिखाई देगा, नहीं, ये भी स्पेसिफिक है ना, बहुत विशिष्ट आइसोमेरिज्म है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि कौन शो करेगा, जो लाइट को अपने में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा, ये तो एक फिजिकल कैरेक्टर हुआ कि कोई लाइट को अपने में एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता। हम ये लाखों करोड़ों हजारों तरह के कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड्स में ये कैसे पहचान लेंगे कि एक लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो एक आइडेंटिटी होना चाहिए, एक पहचान जो होना चाहिए, जो हमारे और आपके लिए हो। थ्योरेटिकली तो मैंने आपको बताया कि जो लाइट के लिए ऑप्टिकल सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं, वही जो था वो ये शो करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए, हमारे पास तो ये कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे पहचान पाए कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं। तो अब हमारे लिए क्या है जिससे हम पहचान पाए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। तो याद रखें, केमिस्ट्री में वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिनमें अनसिमेट्रिकल कार्बन होता है, जिसमें असममित कार्बन जो था वो होता है। ये मॉडर्न साइंस से कुछ जगह आज भी हम जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रेल कार्बन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कौन सा कार्बन, क्रेल कार्बन। तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो करेंगे जिनमें क्या होगा, क्रेल कार्बन। मॉडर्न साइंस में इसी को क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल, असममित कार्बन। तो इसका मतलब ये पहचानना पड़ेगा कि उसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन है या नहीं। तो हम प्रकाश वगैरह नहीं देखेंगे, हम सेंसिटिविटी नहीं देखेंगे लाइट के लिए, हम तो क्या देखेंगे, क्रेल कार्बन, है ना, असममित कार्बन। क्रेल कार्बन, असममित कार्बन, अनसिमेट्रिकल कार्बन अगर होगा तो कह देंगे शो करता है, नहीं होगा तो शो नहीं करेगा। अब ये क्रेल कार्बन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल कार्बन जो था वो क्या होता है। कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं, 4। कार्बन की 4 वैलेंसीज को अगर 4 डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई करें, कार्बन की 4 संयोजकताओं को 4 अलग अलग समूह संतुष्ट करें, तो वो कहलाएगा क्रेल कार्बन। कार्बन की 4 वैलेंसीज ओपन कर दो, उसमें चारों जो कुछ जुड़े उससे आके वो सब क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, एक दूसरा भी डबल ना हो, रिपीट ना हो, तो समझ लीजिए कि वो कार्बन क्या है ना। तो when 4 valencies of carbon atom satisfied by 4 different group is called symmetrical carbon, unsymmetrical carbon और क्या बोला था, क्रेल कार्बन। तो जब कार्बन की 4 वैलेंसीज को 4 डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई करेंगे तो उसको क्या कहा गया, क्रेल कार्बन। अगली बात समझे, बनाते कैसे हैं। अब उसको कॉपी के ऊपर कैसे, ये पहचान बता रहा था। अब कॉपी पे आइसोमर जो था वो कैसे बनाएंगे। आइसोमर बनाने का तरीका यही है, कार्बन लो, कार्बन की 4 वैलेंसीज को ओपन कर दो, कार्बन की 4 वैलेंसीज को ओपन कर दो। 4 वैलेंसीज को ओपन करने के बाद स्ट्रक्चर ऐसे बने, एक पहला स्ट्रक्चर जो भी आप बनाओ, उसका दूसरा स्ट्रक्चर जो था वो मिरर इमेज बनाओ। क्या बनाओ, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, जैसे एक पहचान ये भी होती है लेकिन ये बनाने में काम आती है। जैसे ये एक कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है। अब मुझसे पूछा गया कि इसका हमें ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। अगर ये इसका मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब अगर इस तरह से दिखाई दे,
ये था, ये सामने दर्पण है और इसकी मिरर इमेज ये बनी। अब मैं इसको ओवरलैप करूं तो ढक लिया इसने, पूरा ढक लिया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं, जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेती हैं, ढक लेती हैं, वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। अब लेकिन मान लीजिए ये कंपाउंड था, अब इस कंपाउंड की सामने क्या था, ये मिरर था, इस कंपाउंड की मैंने क्या देखी, मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज कुछ ऐसी दिखाई दी, ये ऐसी दिखाई दी, मतलब ये थंब जो था वो यहां दिखाई दे रहा था। ढक रहा है क्या ये एक दूसरे को? नहीं। अगर ऐसा होगा, और ऐसे ही बनाना है आपको कि मिरर इमेज एक दूसरे को क्या ना करें, ओवरलैप ना करें, तो वो उसका क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर। तो एग्जामिनर आपको ये देगा तो आपको क्या कर देना है, मिरर इमेज उसकी ये बना देना है, समझ गए ना, ये दिया तो ये बना देना है, तो और बीच में मिरर भी बनता है, बीच में मिरर बना देना, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। समझ में आए? अब बनेगा ऐसा तो बहुत आसान होगा वो। अब पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। कंपाउंड्स which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula but have different optical activity, compounds which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula but have different optical activity, but have different optical activity, but have different optical activity, but have different optical, but have different optical activity, but have different optical activity are called optical isomer, are called optical isomer, are called optical isomer, are called optical isomer. And this phenomena 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 known as 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 known as known as optical isomerism, known as optical isomerism, known as optical known as optical isomerism, known as optical isomerism. पैराग्राफ चेंज करके लिखें, when functional group is rotate, when functional group is rotate, when functional group is rotate, when functional group is rotate in clockwise direction, when functional group is rotate in clockwise direction, when functional group is rotate in clockwise direction, in clockwise direction, in clockwise direction is called D isomer. D का फुल फॉर्म बता दिया, डेक्स्ट्रो, is called D isomer, small d is called D isomer, is called D isomer, is called D isomer. While functional group is rotate, 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 while functional group is rotate in anti-clockwise direction, 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 in anti-clockwise direction are called, in anti-clockwise direction are called, in anti-clockwise direction are called L small l, are called L isomer, are called, या is called L isomer. L का मतलब लिवेट्रो, हिंदी में वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन प्रकाश के प्रति
व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। उन्हें प्रकाशिक समावयवी 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 तथा इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। उन्हें प्रकाशिक समावयवी तथा इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। उन्हें प्रकाशिक समावयवी तथा इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। उन्हें प्रकाशिक समावयवी तथा इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। पैरा चेंज करके, जब क्रियात्मक समूह जब क्रियात्मक समूह जब क्रियात्मक समूह दाईं ओर घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज जब क्रियात्मक समूह दाईं ओर घूर्णन करता है जब क्रियात्मक समूह दाईं ओर घूर्णन करता है तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। जबकि बाईं ओर घूर्णन करने पर 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 उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। जबकि बाईं ओर घूर्णन करने पर उसे वाम ध्रुवण घूर्णक जबकि बाईं ओर घूर्णन करने पर उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। देखा, अब कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। अब आपको कोई भी कंपाउंड देगा एग्जामिनर कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया आपको जिसके अंदर कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड लिखा है C5H11Br, ये कंपाउंड दिया और मुझे इसके क्या बनाना है, ऑप्टिकल आइसोमर। अब कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह क्या है, ब्रोमीन है यहाँ पर, है ना, तो ब्रोमीन है तो और कुछ और भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, CHO कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कुछ भी दे दे, आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं है। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, सब बन जाएंगे। तो फिर क्या करो, कुछ भी दे दुनिया का, आपको क्या करना है, हर बार एक ही काम करना है, सेंटर में कार्बन बना दो। कार्बन बनाने के बाद कार्बन की 4 वैलेंसीज को ओपन कर दो, कार्बन की 4 संयोजकताओं को ओपन कर दो। इस बीच में जो बनाए मध्य में मिडिल में, है ना, उसको थोड़ी सी बेंड बनाए। बेंड इसलिए कि ये रोटेशन बता रहा है, तो एक फील आए। सीधी बना दूंगा तो लगेगा कि स्टेशनरी कंडीशन में, स्थिर अवस्था में, इसलिए उसका और कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए थोड़ी सी उसको बेंड बना दी कि लगे कि वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। तो हम एक कार्बन लो, सिंगल कार्बन लो और उस सिंगल कार्बन में 4 वैलेंसीज को जो था वो क्या कर दो, ओपन कर दो। ये ओपन कर दो। इसके बाद सबसे पहले राइट हैंड साइड पर हमेशा जो था वो फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, जो भी उसके अंदर हो। अब वो चेंज हो सकता है बार बार। अभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप Br, ये था फंक्शनल ग्रुप जो था वो चेंज कर दिया। अब फंक्शनल ग्रुप दूसरी तरफ हर बार क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। अब जो आपके पास बचा उसको 2 पार्ट में जो था वो डिवाइड कर दो। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, असममित डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब जो भी बांटो वो समान रूप से ना बांटे। जैसे कितने हैं यहाँ पर, कितने बचे, 4, कितने बचे, 4। अब क्या क्या बांट सकते हैं, 1+3 और दूसरा 2+2। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या एक्सेप्ट नहीं होगा, 2+2 जो था वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको अनसिमेट्रिकल कार्बन, क्योंकि आपको किरेल कार्बन चाहिए, तो चारों अलग अलग होना चाहिए, तो इसलिए बनेगा ये। कुछ और ऑप्शन होते हैं, कुछ भी बना दो, बस ऐसे लो कि जो क्या हो, अनसिमेट्रिकल, असममित। तो क्या यूज करें, 1+3, 1 मतलब CH3 और 3 मतलब C3H7। ये क्लॉकवाइज रोटेशन बता रहा है, ये है ना। फील करोगे तो ऐसा लगेगा फंक्शनल ग्रुप क्यों घूमेगा, क्योंकि ये एरो यही बता रहा है, तो इसलिए हमने ये बनाया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मिरर में चेंज कर दो इनको, जो दिख रहा है आपको। क्या चेंज करें, यहाँ क्या आ जाएगा,
एच यहाँ, क्यों पेयर सिर पे दिखते हैं क्या? आईने में जब मिरर में देखते हो तो क्या पेयर सिर की जगह और सिर पैर की जगह दिखता है? फिर अभी तो कर रहे थे, वही तो कर रहे थे आप, यही कर रहे थे ना जो C3H7 बोला है। तो परपेंडिकुलर चेंजेस नहीं आते मिरर इमेज में, लंबवत रूप से परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि जब इस परपेंडिकुलर होगा तो एंगल चेंज, उसका भी लॉजिक है कि सिंपल परपेंडिकुलर है तो आप कुछ भी चेंज करोगे तो एंगल में चेंजेस नहीं आते, है ना। तो सर की जगह सर होता है, पैर की जगह पैर, वो वही रखें, है ना, वो चेंज ना करें। ये था। ये क्या कहलाएगा? डी आइसोमर, हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। बना लें। और इसको एल आइसोमर। जो ये बना चुके वो बनाइएगा C4H9OH। ये ध्यान नहीं रहा तो लिख लेना चाहो तो ब्रैकेट में, उसके नीचे मिरर, दर्पण, और क्यों ऐसा बनाते हैं वो ध्यान रहेगा, जो समझाया था उससे ध्यान रखना क्यों बनाते हैं मिरर। ये बन गया C4H9OH। क्या चेंज करूं? Br की जगह पर OH और C2H5। एक ही बात याद रखना है कि डिफरेंट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो कहीं पर भी। अगर सिमेट्रिकल हो रहा होगा तो मतलब वो बनाते ही नहीं होगा, वो कंपाउंड गलत दे दिया किसी ने। अच्छा, उसमें सब नहीं बनाना है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर 6 कार्बन दे देता या 6 कार्बन दे देता तो कितने बचते? 5। हाँ 5 बचते। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो जाता? 6 कार्बन, तो कितने, और एक कार्बन में बना देता तो कितने बचते? 5। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता? 1 प्लस, और तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन बनाना कितना है? क्योंकि मिरर में एक बार में एक ही इमेज बनती है, इसलिए जैसे बाकी जगह होता था तो जितने डिस्ट्रीब्यूशन होते थे हम उतने मॉलिक्यूल बनाते थे, अरे लेकिन यहाँ तो मिरर में एक ही दिखेगी ना आपको, एक ही की डिफरेंट इमेज नहीं दिखेंगी। तो वो फिर आपकी मर्जी है, 1 और 3 से बना दोगे तब भी सही माना जाएगा, और 2 और 3 से। जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? मतलब उसके जो आइसोमर बनेंगे वो 2 आइसोमर नहीं बनेंगे कि आपको अगर 5 दे दिया तो एक 1,4 से बना दो और दूसरा 2 और 3 से बना दो, ये गलत हो जाएगा। रीजन समझ गए? क्योंकि आप मिरर इमेज बनाते हैं और किसी भी उसकी मिरर इमेज एक बार में एक ही जो था वो बन सकती है, जो भी बने उसकी, इसलिए जो था ये नहीं बनाएंगे, कोई एक बनाएंगे, मतलब जितने भी। ये था आइसोमेरिज्म जो था वो बता रहा था, समाव्यवस्था जो था वो बता रहा था।
यहाँ से अब आपको जो एक्सप्लेन करना है वो स्टार्ट करेंगे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और जो डिफरेंट बेंजीन की रिएक्शंस हैं आपको, उन रिएक्शंस के बारे में अब यहाँ से जो था स्टार्ट करूंगा। तो जो सबसे पहले स्टार्ट करा रहा हूँ वो बात करा रहा हूँ एल्केन के बारे में। एल्केन, जब किसी कंपाउंड को हम कंप्लीटली जब उसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है आप उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो था हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्केन, है ना। लिखिएगा सेंटर में एल्केन, 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 उसके नीचे जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र या तो ये होता है CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 2, या तो ऐसा जब उसको रिएक्शन के रूप में बनाएंगे तो हम उसको बना सकते हैं RH लिखा मिल सकता है आपको, या फिर कहीं पर RR लिखा होता सकता है। ये सब जो था वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल्केन को। आप उसको चेक करोगे R की वैल्यू रखकर तो वही बात निकलेगी जो उसके फार्मूले में निकली। तो हम अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, एल्केन। कोशिश करूंगा कि कोई भी रिएक्शन R से बताऊं, ऐसे जैसे आपको बुक्स में या टीचर्स बताते हैं कि आपको उन्होंने मेथेन की प्रिपरेशन बता दी, तो जब आपको जैसे पढ़ा होगा आपने अगर बताया हो तो मेथेन की प्रिपरेशन बता दी, एथेन की प्रिपरेशन बता दी, इससे आप एक सिंगल रिएक्शन सीखते हैं। जब आप मेथेन की रिएक्शन सीखते हैं तो मेथेन बनाना ही सीखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एल्केन बनाना बताऊं। एल्केन से जब एल्केन बनाना आ जाएगा और उसमें यह आए कि वैल्यू पुट करना आपको आती होगी तो आप दुनिया के सारे एल्केन सीख जाएंगे। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा ब्रॉड स्टडी करें, मतलब आप स्पेसिफिक एल्केन बनाना ना सीखें, आप मेथेन बनाना ना सीखें, एथेन बनाना ना सीखें, बल्कि एल्केन बनाना सीखें और फिर अपने आप को मॉडिफाइड करना आपको आना चाहिए। कि अगर एग्जामिनर मेथेन कह दे तो आपको पता हो कि मुझे एल्केन आता है, अब मेथेन के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा उसमें वो चेंज कर दो। हम तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्या बनाना सिखाऊं, एल्केन बनाना सिखाऊं। अब एल्केन, अब आप इसको मॉडिफाइड, तो जो मैं सिखा रहा हूँ क्या वो एग्जाम के अंदर आएगा स्पेसिफिक, वो कुछ भी दे सकता है, इसलिए मैं भी इसी फॉर्म में जा रहा हूँ, है ना, कि वो कुछ भी दे सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में एल्केन, मेथेन नहीं है, एथेन नहीं है, प्रोपेन नहीं है, वो एग्जामिनर का चॉइस है कि वो आपसे क्या बनवाता है। तो आपके सिलेबस में एल्केन है, एल्केन सब है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब आपको मैं किससे बता रहा हूँ, मैं क्या सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा जहां पर आ सकता है एल्केन। अब लेकिन एग्जामिनर ने उसने एल्केन नहीं दिया, एग्जामिनर ने मेथेन दिया, तो इमीडिएटली आपके सामने मेथेन का फार्मूला आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेथेन मतलब 1 कार्बन को रिलेट करता है। उसने कह दिया ब्यूटेन, तो इमीडिएटली आपके सामने आना चाहिए कि ये 4 कार्बन को रिलेट करता है। अब आपने वो जो एक रिएक्शन जो एल्केन के लिए सीखी थी, एग्जामिनर मेथेन का है तो उस रिएक्शन में 1 कार्बन पुट कर देना, और अगर एथेन का है तो 2 कार्बन पुट कर देना, प्रोपेन का है तो 3 कार्बन उसमें वैल्यू पुट कर देना, तो दुनिया के सारे एल्केन जो था वो आपको बनाना आ जाएंगे। इससे एक ये फायदा जो था वो होगा। आई बात समझ में। जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे कोशिश करते हैं, जब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमेशा जब एक रिएक्शन का सेटअप किया जाता है, एक अभिक्रिया का सेटअप किया जाता है, तो उसमें एक होता है रिएक्टेंट जो क्रिया करते हैं, जो आपस में कोलाइड करेंगे, जो आपस में टकराएंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करना मतलब कोलाइड करना, कोलाइड करना मतलब टकराना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि वो आपस में कोलाइड करते हैं, वो आपस में टकराते हैं। जितनी ज्यादा टक्करें होती हैं उनके पास, उनके साथ, उतने जल्दी जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो एक जगह एक कहा भी गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू ईच अदर देन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, है ना, कि वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइजन करते हैं, कोलाइड करते हैं। पूरी एक थ्योरी है आर्नियस की जिसका नाम ही है कोलाइजन थ्योरी, टक्करों का सिद्धांत, है ना, जिसमें बताया गया है कि किस तरह टकरा कर प्रोडक्ट बनता है। तो एक रिएक्शन का सेटअप बताऊं कि एक रिएक्शन जब होती है, जब एक रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, क्रियाकारक जिसे कहते हैं, जो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट। फिर एरो बनाकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। वो एरो जो था वो डायरेक्शन बताता है कि इन दोनों ने रिएक्ट किया और ये जो था वो बनेगा। तो मेन है रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, उस एरो के ऊपर जो लिखते हैं वो कैटलिस्ट होता है। कई बार रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होती है,
है ना, उन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए कई बार, या कभी कभी बहुत तेज होती हैं, स्पीड से होती हैं, उनको स्लो करने के लिए हम जिनका यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट जो था वो कहलाते हैं। इसके बारे में हमको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने हमें कैटलिस्ट के बारे में जो था बताया। लेकिन आज हम साइंस में जो कुछ पढ़ते हैं कैटलिस्ट के बारे में वो ओस्टवाल्ड ने जो था वो बताया, है ना। तो ये होते हैं कैटलिस्ट। फिर जो बनता है वो क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद, और उत्पाद के साथ में जो बनता है जो हमारे काम का नहीं है वो क्या कहलाता है, बाई प्रोडक्ट, वो कहलाता है सह उत्पाद। आई वसन में, तो वो क्या कहलाता है, सह उत्पाद। तो आप क्या करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन की बात की जाए, जब भी कोई अभिक्रिया की बात की जाए, तो अभिक्रिया पे जो अप्रोच होती है टीचर से लेकर स्टूडेंट्स की, मुझे उस अप्रोच से हमेशा जो था वो प्रॉब्लम होती है कि आप हमेशा क्या करते हैं, ए रिएक्ट विथ बी एंड कंपाउंड फॉर्म ए बी। अब आपसे कहा जाओ इसको प्रैक्टिस कर कर लेकर आओ, इस पर कमांड कर कर लेकर आओ कि ए ने क्रिया करी बी के साथ, और क्या बनता है, ए बी। ए ने रिएक्ट करा बी के साथ। अब आप याद करते हो, आप उस पर जो कमांड करने की कोशिश करते हो, ए रिएक्ट विथ बी एंड कंपाउंड फॉर्म ए बी, ए क्रिया करता है बी के साथ और क्या बनता है, ए बी। तो कितना बड़ा नॉनसेंस करते हो, टीचर से लेके स्टूडेंट कह रहे नालायक ए और बी क्रिया करेंगे तो ए बी तो बनेगा, जेड कौन बनेगा, है ना, ए और बी यही तो होगा। तो क्या क्या याद करना, तो मतलब रिएक्शन ही याद करना, पैटर्न ही गलत है यहाँ पर। हमेशा 12th में ही बच्चा थोड़ी देर जो था वो होता है। मैं कहता हूँ जिसको कोई इग्नोर करता है, सारे इग्नोर करते हैं। मैं कहता हूँ केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। टीचर कभी भी बात करते टाइम बाई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करता, मैं इसीलिए ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ। तो बाई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करता। मेरे जितने लेक्चर देखोगे मैं केवल बाई प्रोडक्ट के बारे में ही बात करता हूँ। मैं कहता हूँ हमेशा कि बनना फिक्स नहीं है, क्या बनेगा, मैं एक ही चीज को 1000 तरीके हैं मैं उससे बना सकता हूँ। कोई एक प्रोडक्ट एल्केन बनाने का कहो, मैं 1000 तरीके से एक ही रिएक्शन से कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना सकता हूं। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में जो कभी चेंज नहीं हो सकता वो है बाई प्रोडक्ट, कि मैंने कहा डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब दुनिया की कोई ताकत अगर आपसे डिहाइड्रेशन करने को कहती है तो बनेगा क्या, मैं ये श्योर होकर नहीं कह सकता, कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकता। लेकिन दुनिया की अब ये कोई ताकत इसमें चेंज नहीं कर सकती कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन में ये याद रखना कि ये बनता है, ये तो मुझे नॉनसेंस लगता है। मुझे लगता है कि वो याद रखो जो कभी चेंज, मतलब वाटर एलिमिनेट होता है। तो लोग कहते हैं कि इन दोनों ने ये रिएक्ट किया और ये बनता है। मैं हमेशा ही कहता हूं, और आप भी उसी अप्रोच के साथ, वो जो ऐसा करता है मतलब उसको रटा हुआ है कि इन दोनों ने क्रिया करी थी ये बना दिया। उन्हें पहले से पता है, या तो उन्होंने बैठकर रटा हुआ है, नहीं तो करते करते आदत हो गई। आपको रिएक्शन पे कमांड है या नहीं, इसका मतलब आपको ये पता होगा रिएक्शन में कि क्या बाहर निकलता है, क्या बाहर एलिमिनेट होता है, वो है। तो कोशिश करो रिएक्शन के अंदर कि क्या याद रखें कि क्या एलिमिनेट होता है, क्या बाई प्रोडक्ट है, वो जो था वो होता है। आई वर्सन में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिएक्शंस करते टाइम कि वो कहते हो सर सब कुछ ठीक है लेकिन एक रिएक्शन में कभी कभी 2 मॉलिक्यूल लग जाते हैं, तो हम कर लेते हैं, चलिए मैनेज कर लिया कैसे करके कि इसमें 2 थे 2 याद कर लिया, 3 थे 3 याद कर लिया, 4 थे। आप अगली रिएक्शन करते हो फिर बदल देते हो, 4 की जगह 5 आ गए। तो हम इसी बात में परेशान है कि कभी 2 लेते हो, कभी 3 लेते हो, कभी 4 लेते हो, कभी 5 लेते हो। तो इसमें परेशानी होती है बच्चे को। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, मीठा ज्यादा पसंद हो तो शुगर ज्यादा मिला दो, कम पसंद है तो कम मिला दो, इसमें कोई दिक्कत ही बात नहीं है ना। कि मैंने कहा कि घर में चाय बनाना है, किचन के अंदर क्या बनाना है, चाय बनाना है। तो अब क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, आपको टी लीफ, चाय की पत्ती जो था वो चाहिए, मिल्क चाहिए आपको, और जो जो आप जो मिलाते हो उसके अंदर, है ना। आजकल तरीके बदल गए ना चाय बनाने कोविड ने, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो जो मिलाते हो उससे जो मिलाते हो आप जो भी, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो। मेरा कहने का मतलब कि आपको क्या ऐसा पता था, मतलब आप सोचते हो जाकर यार इन दोनों को क्रिया कराई तो क्या बनेगा, है ना। तो टीचर जो था वो इंटेलिजेंस दिखाता, आप भी सोच कर दिखाते हो कि इन दोनों को मिलाया तो क्या बनाया। तो क्या किचन में जाने से पहले ये मम्मी को ये नहीं पता था या आपको ये नहीं पता था कि इन सबको मिलाएंगे तो ये बनेगा, या एक्सपेरिमेंट किया था उधर, एक काम करो कि आज ये सब मिलाकर देखते हैं, आज कुछ नया जो था वो बनेगा। ऐसा होता है क्या, तो फिर नॉनसेंस है कि ये सोचना कि 2 को मिलाया तो क्या बनेगा। अरे आपको ये लैब में जाने से पहले पता है कि आज मुझे लैब के अंदर जाकर क्या बनाना है, नहीं पता। जब तक ये नहीं पता होगा, जब तक मुझे ये नहीं पता कि चाय बनाना है,
तो मैं क्या करूं, जाकर क्या मिलाऊं कि कुछ ऊपर से आकाशवाणी कौन होने वाली है कि अब इनको मिला दो तो ये बन जाएगा? अरे ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, तो इसका मतलब जरूरी क्या था, मुझे पता होना कि क्या बनाना है, और जब क्या बनाना है मतलब टारगेट टोटल टाइम पता हो, प्रोडक्ट टोटल टाइम पता हो। मैंने कहा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो अब मैं नाटक करूं वहां पर कि क्या बनेगा हर रिएक्शन में। तो मैं तो एल्केन पढ़ा रहा हूं, तो मैं समझाऊं तो भी बना दो एल्केन, और नहीं समझाऊं तो भी बना दो क्या, एल्केन। इसका मतलब उस पर काम ही नहीं करना। एल्केन बनाने की प्रिपरेशन है तो हर बार क्या बनना है, एल्केन ही बनना है। तो हमें टोटल टाइम रिएक्शन पढ़ते टाइम आपको जिस पर कमांड होना चाहिए वो क्या है, एल्केन। तो वो टोटल टाइम एल्केन है। एल्केन मतलब आपको आपकी रिक्वायरमेंट, आपको आपकी जरूरत जो था पता होना चाहिए। आप अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर लो, जो बेकार का उसको निकाल कर बाहर फेंक दो, यही आपकी क्या है, रिएक्शन है ना। तो सबसे पहले लिखें कॉर्नर पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां। जो बोला समझ में आया है ना, उस पे उसी मतलब अप्रोच के साथ में रिएक्शन करूंगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या बना रहा है, एल्केन, पहली रिएक्शन है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है। सब वुड्स जो था वो किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। क्या बनाना है, एल्केन। सबको दिखाई दे रहा है अलग अलग एल्केन। जैसे मैंने बोला एल्केन, क्या दिखाई दिया, कार्बन और हाइड्रोजन, या दिखाई दिया RH, या दिखाई दिया ROR। ये नहीं दिखाई दिया तो रिएक्शन नहीं आएगी, और अगर ये दिखाई दिया तो आप देखेंगे कि रिएक्शन में कुछ करना ही नहीं पड़ता। जिस रिएक्शन को पहले आपको याद करना पड़ता था, आप अपनी अप्रोच बदल दो, आपकी सारी चीजें जो था वो बिगड़ जाएंगी। और मैं सिंपल कि क्या करना है आपको, जो आपके काम का उसको आपको अपने पास रखना है, जो आपके लिए बेकार उसको निकाल कर बाहर फेंकना है। वुड्स करके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या करा, RX लिया, एल्काइल हैलाइड। अब ये सब जानते हैं, बता चुका, RX एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड के ट्वाइस मॉलिक्यूल लिए, 2 अणु लिए, और 2 अणु लिए और इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई। किसके साथ, सोडियम मेटल। प्रेजेंस ली ईथर, उपस्थिति ली ईथर। अब देखें दो तरह से, एक मैकेनिज्म होती है, एक रिएक्शन होती है। पहले एक सिंपल रिएक्शन, कि हमें पता है कि हम क्या बनाने के मेथड पढ़ना है, एल्केन। तो आपको आपकी जरूरत पता है, जैसे चाय बनाने में पता था पानी चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, टी लीफ चाहिए, शुगर चाहिए, ये आपकी जरूरत का सामान था। तो यहाँ क्या चाहिए, एल्केन। ध्यान आया, एल्केन आया, क्या क्या फार्मूला क्या है, RH या RR है ना। तो आपके काम का क्या है, R मतलब एल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन, ये सब आपके काम का है। जो आपके काम का, ये अभी सिंपल रिएक्शन अटेम्प्ट करना बता रहा हूं। एक होता है मैकेनिज्म, एक्चुअल में उसमें क्या हुआ उसको समझाना, उसको बाद में समझाता हूं, है ना। तो एल्केन बनाना है, तो जो आपके काम का है वो आप बस ध्यान रखना, है ना। तो ये काम करते हैं, जो अपने काम का हो वो अपने पास रख लेना, जो बेकार का हो निकाल कर बाहर फेंकना, है ना। बताना मुझे कि क्या काम का और क्या बेकार। तो R आपके काम का या बेकार, काम का। X आपके काम का या बेकार, बेकार, फेंक दो इसको निकाल कर बाहर, है ना, हो गई रिएक्शन। सोडियम आपके काम का या बेकार, बेकार, निकाल कर इसको भी क्या करो, फेंको। R आपके काम का या बेकार, काम का, इसको भी समेट कर अपने पास रखो। X आपके काम का या बेकार, बेकार, इसको भी निकाल कर, हो गई रिएक्शन। इतनी थी, ये सिंपल रिएक्शन है ना। ये आपके मेरे काम का नहीं था, इसको क्या करूं, फेंक दूं। ये भी काम का नहीं था, इसको क्या करूं, फेंक दूं, है ना। ये भी जो था मेरे काम का नहीं था, इसको क्या करूं, फेंक दूं, है ना। ये बेवकूफ लोग करेंगे ऐसा काम, है ना, कि जब मुझे मालूम है कि ये भी फेंकना है, ये भी फेंकना है, ये भी फेंकना, तो ऐसे फेंकूं, फिर ये करके, फिर ये समझदार होगा तो क्या करेगा, ये लेगा उसको बाइंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या था, नॉनसेंस वर्क नहीं करना, नॉनसेंस वर्क मत करना, हार्ड वर्क नहीं करना। तो केमिस्ट्री हार्ड वर्क को अलाउड नहीं करती, गधे करते हैं सारे, है ना। और केमिस्ट्री लोग, गधे जो था वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। पढ़ाने वाला भी समझदार होना चाहिए और पढ़ने वाला, मुझ में मेरे लिए कोई शक नहीं है ना। आपको अपना अपना सोचना है ना। तो पढ़ने वाला भी समझदार और पढ़ाने वाला भी समझदार, ये रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट की, है ना। तो समझदार मतलब क्या अलाउड नहीं है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क गधे करते हैं, है ना। तो क्या करो, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या कह रहा था, अच्छा ये फेंकना, ये फेंकना, ये फेंकना। तो हमने इकट्ठा किया
याद रखना पूरी, जब तक साइंस पढ़ते रहो आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री कहती है कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो इसको मैंने इकट्ठा किया, बाइंड किया और फिर जो था वो फेंक दिया। हाँ, तो अब यही दिखाना है यहाँ पर। इस एक्स को फेंक दूं, फेंक दूं, इसको फेंकूं क्या, इसको फेंकूं क्या, नहीं तो क्या करूं, कर दो बाइंड, क्या बना 2NX, 2NX, ये बाइंड करा, आ गया समझ में। अब क्या बच गया, जो बच गया, मैंने वही कहा था, जो बन गया वो प्रोडक्ट नहीं है ना, मैं उल्टे ही पढ़ाऊंगा बिल्कुल, है ना। इसका मतलब इस रिएक्शन में ये सीखना कि क्या बनता होगा वो नॉन से, वो तो पता था कि एल्केन बना होगा। टीचर टोटल टाइम यही कोशिश करता रहता कि बेटा ये बनता है, बेटा ये बनता है, जबकि वो तो करना ही नहीं है ना। मेन काम था ये निकालना सीखना, है ना। अब क्या बच गया, मैं फिर वही कह रहा हूं, जो बन गया वो प्रोडक्ट था, लेकिन मेरे लिए जो बच गया वो प्रोडक्ट था। ये था। नेक्स्ट क्लास जो था सुबह ऑनलाइन रहेगी, इस रिएक्शन को फिर रिपीट करा दूंगा, सेशन एंड हो रहा है इसलिए। तो नेक्स्ट रहेगी सुबह मॉर्निंग में, कल 8 बजे, सैटरडे नहीं रहेगी। थैंक यू।